चलिए, गुड मॉर्निंग। करके लाए होंगे क्वेश्चंस तो। चलिए, बताइए। आंसर्स आ गए? नहीं। थर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम है? एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड रिसीट आपको गिवन है यहाँ पे। और एंडोमेंट फंड है क्या यहाँ पे दिया होना चाहिए? नहीं दिया हुआ है। अच्छा। नहीं बेटा, देखो आंसर तो आ जाएगा। आंसर में तो इसको कैपिटल रिसीट मानोगे या रेवेन्यू रिसीट मानोगे, जो भी मानोगे आंसर तो आ जाएगा। तो आंसर मैटर नहीं करता, लेकिन इसमें एंडोमेंट फंड नहीं दिया है तो इसको फिर आप छोड़ नहीं दो, इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दो, या फिर कैपिटल फंड में डाल दो और नीचे एक नोट डाल दो। जो भी करेंगे सही है, नीचे एक नोट दे दीजिएगा, चलेगा, नोट दे देना। एज एंडोमेंट फंड इज नॉट देयर, so we are using this receipt for the revenue purpose, assuming revenue receipt. Okay, anything else? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ फिर। हाँ, 3 तो होमवर्क दिया था, वो भी कर लिया होगा। अरे सॉरी, 3 हो गया ना, 4 आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट यार। क्वेश्चन नंबर 4। The accountant of Dyna Club furnishes you the following receipt and payment account. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस के साथ। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर। चलिए, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना शुरू करें। इनकम एक्सपेंडिचर ड्रॉ करें। एक बैलेंस शीट बना लेंगे। वर्किंग नोट में एक प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बना लेंगे। मार्च 18, मार्च 17।
डन, ओके। देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैलेंस शीट्स में पहुंचा दो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैलेंस शीट में पहुंचा दो। $16,760 and 6,920. Now other informations पे आइए और find out some assets are there or not. पिछले साल के assets check करने, assets हमारे पास कितनी है। Opening closing balances में subscription, check issued but not presented for payment of printing, club premises at cost, depreciation on club premises provided so far यानी provision for depreciation, car at cost, depreciation on car till date, and stock of bar, value of bar stock, an amount unpaid for bar purchases यानी creditors for bar purchases। इन सबको जहां भी assets और liabilities हैं उन assets liabilities को बैलेंस शीट में पहुंचाओ। लिखिए लिखिए लिखिए, फिर बताता हूँ कहाँ पे क्या आएगा। जितना आपको समझ में आ रहा है वो तो नोट डाउन कर लीजिए। प्रमाइसेस कितना कॉस्ट है प्रमाइसेस का? 58,000 लेस डेप्रीशिएशन सो फार या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 37,600। ये अभी तक की बात थी। बचा है कितना? 20,400। देन कार कितने की है हमारे पास? 24,380 का कार है, लेस इसमें भी आज तक का डेप्रीसिएशन कितना दिया है? 20,580, 3,800। ये आ गया आपके पास प्रमाइसेस एंड कार। एनी अदर एसेट? कैश एंड बैंक हम लिख चुके हैं, सब्सक्रिप्शन और इसकी डिटेल हम बाद में बात करेंगे। क्लब प्रमाइसेस हो गया, डिप्रीशिएशन, कार हो गया, कार का डिप्रीशिएशन हो गया। बार स्टॉक, वैल्यू ऑफ बार स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों है हमारे पास। लिख देते हैं बार स्टॉक को 1420,
बार स्टॉक इज 1420। और यहां भी लिख देता हूं बार स्टॉक क्लोजिंग में 1740। जो अमाउंट आप ले चुके हो उन्हें मार्क कर देना, ताकि ध्यान रहे कि कुछ पेंडिंग है तो हम उसे नोट डाउन कर लें, वरना गड़बड़ होता रहेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये आपका एक तरह से बीआरएस का पार्ट है, रिकंसिलेशन का। प्रीवियस ईयर से भी 180 के चेक इशूड थे बट प्रेजेंटेड नहीं थे, इस भी 60 के चेक इशूड है बट नॉट प्रेजेंटेड, तो इनको देखते हैं अभी। अमाउंट अनपेड फॉर बार परचेजेस, सच अ क्रेडिटर फॉर बार लाइबिलिटी में, क्रेडिटर्स फॉर बार परचेज प्रीवियस ईयर कितना, एंड क्रेडिटर्स फॉर बार परचेज करंट ईयर 860। तो ये क्रेडिटर्स भी हमने पहुंचा दिए। वर्किंग नोट में आओ, सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट बनाओ। सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट, वैसे इतना ज़्यादा कोई डिटेल है नहीं सब्सक्रिप्शन पे हमारे पास, सिर्फ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है और आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट एंड आउटस्टैंडिंग एट द क्लोजिंग, दो ही है हमारे पास। तो एट द स्टार्ट आउटस्टैंडिंग का क्या करेंगे, माइनस, और एट द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग का प्लस। चलो सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली 21480 बाय सब्सक्रिप्शन प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, 2400 1960। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन 20,980। अभी सब्सक्रिप्शन का क्या करने वाले हैं हम, बिगिनिंग एंड एंड के आउटस्टैंडिंग है इसे बैलेंस शीट में, असेट्स में 1960, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1960 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2400। ठीक है, दोनों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में पहुंच गए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ओके, ये भी डन, सब्सक्रिप्शन भी डन। आ जाइए रिसीट पेमेंट में, एक एक अमाउंट लेना शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन डन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, एंटरटेनमेंट फी इनकम, बैंक इंटरेस्ट इनकम, तीनों में कुछ नहीं सोचना है, तीनों को इनकम पे डाल दीजिए। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंटरटेनमेंट फी बैंक इंटरेस्ट 4800 8450 460। 8540। फाइन। नेक्स्ट है बार रिसीट। इधर हमारे पास बार रिसीट है, इधर हमारे पास पेमेंट फॉर बार परचेजेस है,
बार से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो बार रिसीट हमारे लिए एक तरह से क्या हो गई, इनकम। ले जाओ इनकम एक्सपेंडिचर में बार रिसीट, बार रिसीट इनकम एक्सपेंडिचर में पहुंचा दो 14,900। बार से रिलेटेड और ज़्यादा डिटेल नहीं है जिसमें हम बार का अलग से एक अकाउंट बनाएं और वहां से प्रॉफिट या लॉस निकालें। तो सिर्फ बार रिसीट दिया है, बार का कलेक्शन दिया है, बार की परचेजेस, बार के एक्सपेंसेस, अलग से पूरी डिटेल अवेलेबल नहीं है, इसलिए बार रिसीट को इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। एक्सपेंसेस में आते हैं, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एक्सपेंस, मिसलिनियस, रेंट एंड रेट्स, ग्राउंड वेजेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, यहाँ तक सारे एक्सपेंसेस। रिपेयर, ये सारे एक्सपेंसेस डाल दीजिए एक्सपेंसेस में, पहुंचाइए फटाफट इन सबको एक्सपेंसेस में। ऑनरेरियम, मिसलिनियस, रेट्स, वेजेस, प्रिंटिंग, टेलीफोन। रिपेयर, अमाउंट बोल दीजिए। 96, 3060, 2520, 30,000, 1680, 940, 4780 एंड 640। इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, हमने रेट्स पे था। कहाँ है? कहाँ? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंटिंग। ओके, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंटिंग, क्या फर्क पड़ेगा इसका बताइए, इस पॉइंट का क्या करेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंटिंग, बोलो। इसका प्रिंटिंग से क्या मतलब है? आपने प्रिंटिंग का एक्सपेंसेस किया, आपने चेक भी इशू कर दिया, अब वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो क्या एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है? नहीं, हमारे लिए एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। तो हमारे लिए एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग नहीं होंगे, हम पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हमारे लिए वो यहाँ प्रिंटिंग के लिए रेलेवेंट नहीं है। उसका ट्रीटमेंट अभी करेंगे सेपरेटली क्या होगा। देन यहाँ पे हमारे पास है पेमेंट फॉर बार परचेजेस, बार परचेजेस का पेमेंट लिखा है सिर्फ ये, और हमें चाहिए बार में कितनी परचेज हुई। तो कैलकुलेशन ऑफ बार परचेजेस, आ जाइए वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ बार परचेस, बार की परचेज का अमाउंट कैलकुलेट करना है। बार में जो टोटल परचेजेस हुआ वो कितने अमाउंट का था, वो अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। कंजम्पशन नहीं, परचेजेस। हाँ सॉर्ट ऑफ, आप वैसे कहना चाहो तो कंजम्पशन कह सकते हो, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना भी बार परचेज किया, स्टॉक तो दिया है हमें, स्टॉक ऑफ बार परचेज दिया है।
था ना, बार स्टॉक एक ही बात है, कंजम्पशन निकाल लो, बताओ कितना आएगा। कंजम्पशन का पूरा नोट बनाया हुआ है आपको। कंजम्पशन निकाला आपने सीधा। सबसे पहले आप यहाँ पे लेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स प्लस पेमेंट टू क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स इज 860, ओपनिंग बैलेंस ऑफ creditor for bar purchase is 1180, पेमेंट फॉर बार परचेजेस, परचेज नहीं निकालोगे पहले, सीधा कंजम्पशन पे चले जाओगे। पेमेंट फॉर बार परचेजेस 11540, ये आ गया आपका बार परचेज। बार परचेजेस कितना हुआ, $11,220। ये आई आपकी परचेजेस, ये आई आपकी परचेजेस। लेकिन हमने परचेजेस नहीं लेना है, हमें लेना है कंजम्पशन। तो परचेजेस निकाल दिया, अब कंजम्पशन आने के लिए इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ बार, ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बार 1420, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बार 1740। कल पूरा वर्किंग नोट परसों मैंने ये बनवाया है आपको कंजम्पशन निकालने का। कितना आ रहा है, 10,900। ये हो गया आपका बार कंजम्पशन। बार कंजम्पशन इज 10,900। बार का रिसीट हम इनकम में ऑलरेडी डाल चुके हैं, बार का कंजम्पशन जो आ रहा है ये हम एक्सपेंसेस में डाल देंगे। तो एक्सपेंसेस में बार कंजम्पशन 10,900। बार कंजम्पशन 10,900 एक्सपेंसेस में। बार डन, रिपेयर डन। कार, कार सेल की है हमने, कार सेल की है। अब ड्यूरिंग द ईयर यदि कार सेल की है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट या लॉस ये सब कुछ हुआ होगा। चलिए चेक करते हैं कार सेल के बारे में, नीचे कोई इंफॉर्मेशन। Depreciation is to be provided 5% on WDV of value of the club premises and at the rate of 10% per annum on the car for the whole year। तो कार पे पूरे साल का डिप्रिशिएशन चार्ज करना है, कार पे पूरी साल का डिप्रिशिएशन चार्ज करना है। उसके बाद एक नया कार खरीदा है हमने, लेस सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड कार ₹6,000। पुरानी कार बेच के नया कार खरीदा है और उसके लिए हमने 25,200 का पेमेंट किया है। लेस सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड कार, पुरानी कार कितने में बेचा, 6,000 में पुरानी कार बेच के एक नया कार खरीदा है और पेमेंट किया है टोटल 25,200 का। इसका मतलब नई कार कितने में खरीदी है, 31,200 का नया कार खरीदा है हमने। पुराना कार 6,000 में बेचा है,
तो उसका वैल्यूएशन करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग नोट, सेल ऑफ कार, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ कार, कार के बेचने पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। WDV ऑफ कार एज ऑन 31 मार्च 17, 31 मार्च 17 को कार का WDV कितना था आपके पास? 3800, 3800 लेस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। अब यहाँ एक हमारे पास कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन किस चीज का है कि ये जो नया कार हमने खरीदा है, ये हमने ईयर स्टार्ट में खरीदा है या ईयर एंड में खरीदा है। ये हमारा एक कंफ्यूजन है। हम इसे ईयर स्टार्ट में खरीदा हुआ माने या ईयर एंड में। यदि हम इसे ईयर स्टार्ट में खरीदा हुआ मानते हैं तो ये जो कार बेची है इस पे कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, और जो कार खरीदी है उस पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा। यदि हमने ये कार बेची है ऐसे ईयर एंड में बेचा हुआ मानते हैं तो ये जो पुरानी कार थी इस पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा, और नई कार पे कोई भी डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। तो ये डेट हमें मालूम नहीं है, तो हमारी एक अजम्पशन यहाँ पे लेके चलना है। तो आप जो चाहें अजम्पशन ले लें। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमने ये कार ईयर स्टार्ट में बेच दी है, तो यहाँ पे मैं कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगा रहा हूँ। सेल वैल्यू ऑफ कार, सेल वैल्यू ऑफ कार 6000, 2200 का कार की सेल में हमें प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को लेके चलें और इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम में ले आए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार 2200 रुपीज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार 2200 रुपीज। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार 2200 रुपीज, ठीक है। पुरानी कार गई, अब आपके पास एक नई कार आ गई है। बैलेंस शीट में आओ, सबसे पहले प्रेमाइसिस, $20,400 लेस डेप्रीसिएशन, प्रेमाइसिस 20,400 लेस डेप्रीसिएशन। WDV पे लगाना है, इसलिए कॉस्ट नहीं भी लिखोगी तो चलेगा। कितना परसेंट? 5%, 1020। कार कितनी? 31,200 नई कार की वैल्यू, लेस डेप्रीसिएशन 15%। दोनों डेप्रीसिएशन उठा के इनकम एक्सपेंडिचर में। आ जाओ यहां तक सब।
डन। देखो क्या बचा, कार का काम हो गया, कैश एंड बैंक का काम हो गया, एंड लास्ट डेप्रिसिएशन भी हो गया। अब इस पॉइंट को पढ़ें और इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ओपनिंग बैलेंस 180, क्लोजिंग बैलेंस 60। मतलब क्या है इसका और इसका क्या करना चाहिए हमें? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या करना चाहिए? किसका है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्रिंटिंग का है या नहीं है, ये सिर्फ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यदि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होती है तो उसका मतलब क्या है और क्या करना चाहिए? कैश, कैश में ऐड कर दें? क्यों? हम्म, कैश बुक में कम हो चुका होगा तो बैंक कटानी है तो ऐड कर देंगे वापस कैश बुक में। ओके, कैश बुक में ऐड करके और फिर जो नया कैश बैलेंस आया उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी किस चीज का? इट इज द पार्ट ऑफ बीआरएस, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट है। इससे लाइबिलिटी किस चीज का, लाइबिलिटी से क्या फर्क पड़ता है, असेट लाइबिलिटी पे कैसे चेंज आएगा? तो ही इज करेक्ट कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा लेकिन बैंक में बैलेंस कम नहीं हुआ होगा, तो हम इसे ऐड कर देंगे। बट बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस दिखाते हैं, कैश बुक से आया हुआ बैलेंस या पासबुक से आया हुआ बैलेंस? बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक का कौन सा बैलेंस दिखाया जाता है, पासबुक वाला या कैश बुक वाला? कैश बुक वाला। और हमने कौन सा बैलेंस दिखा रखा है अभी? कैश बुक वाला। किसने बोला पासबुक वाला? भाई कहां से आए पासबुक? ये कैश बुक से ही तो बैलेंस लाए हो, रिसीट एंड पेमेंट क्या है आपकी? कैश बुक ही है ना। तो ये कैश बुक का बैलेंस ही तो आपने बैलेंस शीट में दिखाया है, और कैश बुक का बैलेंस ही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो फिर इस पॉइंट का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। नोट डालिए। एक नोट डालिए। we show balance of we show bank balance as per cash book, we show bank balance as per cash book in balance sheet, we show bank balance as per cash book in balance sheet. So no adjustment is required, so no adjustment is required for the check presented, check issued not presented. लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को कंप्लीट करिए, कैपिटल फंड निकालिए, इनकम एक्सपेंडिचर से सरप्लस डेफिसिट निकालिए, और फाइनली बैलेंस शीट बनाइए और उसकी टोटल मैच कीजिए। कंप्लीट करके मुझे आप बताइएगा कल इसको। टोटल का काम बचा है, टोटल का काम कंप्लीट करके बताइएगा। आंसर नोट कर लो, आंसर नोट कर लो। सरप्लस आएगा 12,060 रुपीज, सरप्लस 12,060 रुपीज, and final total of balance sheet will be surplus 12,060 rupees, and final total of balance sheet will be 56,520, 56,520। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें। कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन रिसीव, डोनेशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट से हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, मिसलिनियस इनकम, रिसीट एट, ये सारी रिसीट्स दी हैं, कॉफी रूम, वाइन शॉप, वाइन एंड स्पिरिट, स्विमिंग पूल एंड टेनिस कोर्ट, ये क्लब में होने वाले 4 डिफरेंट एक्टिविटीज की रिसीट्स गिवन है, ऑल आर इनकम। देन एक्सपेंसेस में सैलरीज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इट इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैलकुलेशन में काम में आएगा कंजम्पशन या परचेजेस की कैलकुलेशन में। प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन रिपेयर, ग्लास एंड टेबल लिनन, क्रॉकरी एंड कटलरी। अब ये क्रॉकरी एंड कटलरी जो हम खरीदते हैं, क्या ये एक्सपेंसेस में जाएगा या असेट में जाएगा? डिपेंड करता है। यदि आपको क्वेश्चन स्टॉक देता है, क्रॉकरी एंड कटलरी का स्टॉक देता है, तो स्टॉक तो असेट में जाएगा और फिर कंजम्पशन कैलकुलेट करके उसे एक्सपेंसेस में डालेंगे। तो इट डिपेंड्स कि ये कंज्यूमेबल है या नहीं। और यदि कोई स्टॉक गिवन नहीं है तो पूरा का पूरा उठा के एक्सपेंसेस में डाल देने का है। गार्डन अपकीप, मेंबरशिप फी, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, बाकी अमाउंट ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओपनिंग बैलेंसेस डायरेक्टली दे दिए, बहुत आसान काम कर दिया बैलेंस शीट बनाने के लिए। फिक्स असेट्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप, इट्स आर लाइबिलिटी। एंट्रेंस डोनेशन तो रिसीव हो गया है लेकिन मेंबरशिप अभी तक फाइनल नहीं हुई है, दैट्स आर लाइबिलिटी। ग्रेचुटी फंड, लाइबिलिटी साइड पे बैलेंसेस दिए ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। नाउ ये पॉइंट, 50% of the entrance donation was to be capitalized. There was no pending membership as on 31st March 2018. क्या कहना चाह रहा है कि जितना भी हमारे पास एंट्रेंस डोनेशन है उसका 50% तो कैपिटलाइज करना है और हमारे पास अब पेंडिंग मेंबरशिप कोई भी नहीं बचा। आपके पास कितना एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप में चल रहा था? 1 लाख। ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास और भी एंट्रेंस डोनेशन मिला है, ये रहा। ड्यूरिंग द ईयर हमें 1 लाख रुपीस का और एंट्रेंस डोनेशन मिला है। ओपनिंग बैलेंस चल रहा है 1 लाख का, 1 लाख रुपी हमें ड्यूरिंग द ईयर और एंट्रेंस डोनेशन मिला है। टोटल एंट्रेंस डोनेशन कितना हो गया आपका? 2 लाख। 2 लाख में से 50%, 1 लाख रुपी तो कैपिटल में ऐड करना है और बाकी 1 लाख रुपी इनकम में डालना है, क्योंकि अब मेंबरशिप पेंडिंग नहीं है। तो इसलिए जो भी एंट्रेंस डोनेशन मिला है वो फाइनली आपकी इनकम बन चुका है। इसका वर्किंग नोट ध्यान रखिएगा, ये बनाना है। क्या करना है? एंट्रेंस डोनेशन, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, एड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, लिख लो लिख लो। एंट्रेंस डोनेशन, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख। वर्किंग नोट बना लीजिए इस क्वेश्चन के लिए, याद रहेगा तो अच्छी बात है, वरना बना लो। एंट्रेंस डोनेशन, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, एड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, लेस कैपिटलाइज्ड टू बी कैपिटलाइज्ड, लेस टू बी कैपिटलाइज्ड, लेस टू बी कैपिटलाइज्ड कितना? 1 लाख, 50%, लेस टू बी कैपिटलाइज्ड 50%, दैट इज 1 लाख। बैलेंस 1 लाख, इनकम ऑफ द ईयर 1 लाख।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ द असेट सोल्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2017, जो असेट हमने सेल किया उसकी 1 अप्रैल की कॉस्ट गिवन है हमें, यानी पूरे साल का पहले डेप्रिसिएशन लगाना है, फिर सेल वैल्यू से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन असेट का रेट दे दिया 10%। अरे एक पॉइंट और आ गया एंट्रेंस पे यार, a sum of 20,000 received in October 2017 as entrance donation from an applicant was to be refunded as he had not fulfilled the requisite membership qualification. The refund was made on 3rd June 2018. वर्किंग नोट चेंज करना पड़ेगा बॉयज, ये पॉइंट पढ़ा ही नहीं हमने पहले और वर्किंग नोट बना डाला। आपके पास जून 18 कब आ रहा है, ईयर एंड के बाद। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एंट्रेंस डोनेशन हमारे पास था 1 लाख, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, टोटल हो गया 2 लाख। ये बोल रहा है 50% कैपिटलाइज करना है, 50% कैपिटलाइज करना है, लेकिन अभी इसमें से 20,000 आपको रिफंड करना है, इसलिए उसे आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते। लेस टू बी रिफंडेड, अब आप कैपिटलाइज करेंगे 50%, 90,000 और इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे 50%। और ये जो टू बी रिफंडेड है इसका क्या करेंगे, अभी रिफंड नहीं किया ना, नेक्स्ट ईयर करने वाले हैं जून में, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो होगा। बोलो बोलो मुझे बोलो, अरे बोलो। रिफंड बाद में कर रहे हो ना अकाउंट बनाने की, तो क्या आप जो अमाउंट रिफंड करना है उसे अपनी इनकम मान सकते हो। हाँ, 31 मार्च को इसको पता है कि रिफंड करेंगे, लिखा है ना, रिसीव्ड इन October 17 एज एंट्रेंस डोनेशन फ्रॉम एन एप्लीकेंट वाज टू बी रिफंडेड, ये हमें दे दिया कि रिफंड करना है सर, इट्स नोन। और फिर साथ में दिया द रिफंड वाज मेड ऑन 3rd जून। चलो प्रैक्टिकल बात करते हैं थोड़ी सी, ये अकाउंट्स कब बनते हैं, 31st नहीं बनते, बन ही नहीं सकते, फीजिएबल ही नहीं है कि आप 31 मार्च को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज होने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इनकम टैक्स फाइलिंग की डेट क्या आती है, रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या होती है, 31 जुलाई इंडिविजुअल्स के लिए। ऑडिट की डेट क्या है, अरे सीए कर रहे हैं भाई, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऑडिट होता है जून जुलाई अगस्त तक जाके फाइनलाइज होती है। क्यों इतनी लेट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट लाइक दैट कि 31 मार्च को ईयर एंड हुआ, 31 मार्च को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के हो गए रेडी, नहीं हो सकते। प्रैक्टिकली इसे बनने में लगते हैं 2 से 3 महीने, और जब 2 से 3 महीने लगते हैं तो क्या उन 2-3 महीनों में अकाउंटिंग नहीं होती है, नई बुक्स ओपन कर दी जाती हैं,
और उनमें अकाउंटिंग कंटिन्यू रहती है। अब नई बुक ओपन हो गई, अकाउंटिंग कंटिन्यू रही, तो अब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो 3 जून को आपने पेमेंट कर दिया, ये आपको पता है, वरना ये कैसे लिख रहा है कि 3 जून को पेमेंट किया। यदि ये लाइन आपको 31 मार्च को लिख के उसने दी है तो उसको ये सपना आ रहा है कि 3 जून को पेमेंट हो गया। हो गया, पेमेंट रिफंड वाज मेड ऑन 3 जून। इसका मतलब ये लाइन जो यहां लिखी है ये 3 जून के बाद लिखी है इसने, तभी इसको पता है कि पेमेंट हो गया 3 जून को। तो ये अकाउंट्स बन रहे थे, जून तक पहुंच गए हम अकाउंट्स बनाते बनाते, और जून में हमें पता हम अकाउंट्स बना रहे हैं, तो अकाउंट्स बनाते वक्त हम जो एंट्रीज करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, वो 31 मार्च तक की करेंगे। तब हमें सब कुछ पता होता है कि 31 मार्च को ये रिफंड करना था, लेकिन ये रिफंड हम जून में करके आ रहे हैं, तो मार्च में इसे लाइबिलिटी दिखाओ, जून में इसका पेमेंट हो गया है। ये है प्रैक्टिकल चीज। कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टरली बनाने होते हैं, पता है, हर 3 महीने में उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना, लिस्टेड कंपनीज के लिए जरूरी है। अभी क्या चल रहा है, अगस्त, क्वार्टर एंड कब होगा, हुआ होगा जून में। जून के क्वार्टर एंड होने के बाद उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के, 3 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, सिर्फ 3 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के पब्लिश करने के लिए 1 महीना मिलता है। जुलाई एंड तक जाके, अगस्त में जाके भी रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं कई कंपनीज के। कौन से रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्वार्टरली। 3 महीने के अकाउंट्स फाइनल करने में कंपनी को 1-1, 1.5 महीना लग जाता है, तो पूरे साल भर के अकाउंट्स को फाइनलाइज करने में एटलीस्ट 2-3 महीना आराम से लगता है। और फिर ऑडिट होता है, फिर हमें कई चीजें ऑडिट में पता चलती हैं, फिर वो रेक्टिफिकेशन में जाती है। तो ये प्रैक्टिकली चीजें थोड़ी डिफरेंट होती है। यहां देखने में आपकी बात गलत नहीं है, यहां देखने में लग रहा है कि 31 मार्च को क्या सपना आ गया था कि हम 3 जून को पेमेंट कर देंगे। तो 3 जून आ चुकी होगी, 3 जून निकल चुकी होगी, पेमेंट वो कर चुका होगा, तब उसने देखा होगा अरे यार ये पेमेंट तो 31 मार्च को ही मालूम था कि करना था, हमने किया 3 जून के, तो 31 मार्च की जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं उसमें से लायबिलिटी दिखाओ। ठीक है, और कोई पॉइंट? नेक्स्ट, परचेजेस हैं, स्टॉक है, इससे हम कंजम्पशन एंड ऑल निकाल ही लेंगे, कोई डाउट नहीं। पॉइंट यदि मन में आ रहा है ना, पूछ के चलो तो क्लैरिटी और अच्छी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर जे, देखो क्लैरिटी दे दी इसने खुद ने। द क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट all purchases made on account of crockery, cutlery, glass and linen in the year of purchase। इसने खुद नहीं लिख के दे दिया कि क्लब की पॉलिसी है कि क्लब अपने सारे परचेजेस ऑफ क्रॉकरी, कटलरी, ग्लासेस एंड लिनन को उसी साल जिस साल खरीदता है एक्सपेंस मान के राइट ऑफ कर देता है, इसीलिए इसने हमें कोई भी स्टॉक नहीं दिया। और यदि ये लाइन नहीं लिखी होती है तो भी हम वही करने वाले थे, लेकिन फिर उस केस में हमें ये लाइन लिखनी थी, वी आर अज्यूमिंग द क्लब इज नॉट मेंटेनिंग एनी स्टॉक एंड राइटिंग ऑफ ऑल सच आइटम इन द ईयर ऑफ परचेज। उसके लिए एक नंबर अलग से होगा। इसलिए वो बात जो मैंने कल बोली है, हर एक नोट आपके लिए 1-1 नंबर का है। 15 नंबर क्वेश्चन में इतना सारा क्या करना है, प्रिंटिंग को एक्सपेंसेस में लिखने का या मिसलिनियस इनकम को इनकम साइड पे लिखने का मार्क्स नहीं मिलता, वहां इस तरह के पॉइंट्स के मार्क्स होते हैं। सरप्लस निकालने का 2 मार्क्स हो गया, बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का कैपिटल का कैलकुलेशन का अमाउंट का 2 मार्क्स हो गया, वो अमाउंट नहीं है तो 2 मार्क्स नहीं है, वो अमाउंट गलत निकला है तो 2 नंबर वो गया। इनकम एक्सपेंडिचर का सरप्लस गलत निकला, सरप्लस का 2 मार्क्स गया, बैलेंस शीट की टोटल मैच नहीं होने का 2 मार्क्स गया। एक अमाउंट की गलती से 5 नंबर जाएंगे, ये तो कंफर्म है। हमने सर हमने आइटम तो सब सही लिख दिए थे ना, प्रिंटिंग अपनी जगह, सैलरी और ये सब तो हमने कॉपी कर दिया था, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके मार्क्स दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए स्पेशली नोट्स वाला पार्ट तो बहुत स्पेशली ध्यान रखना कि जो चीज कर रहे हो उनके वर्किंग नोट बना दोगे ना तो एटलीस्ट वो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। प्रिंटिंग का अमाउंट कैलकुलेट करने के मार्क्स हैं, उस कैलकुलेटेड अमाउंट को इनकम एक्सपेंडिचर में लिखने के मार्क्स नहीं। तो कैलकुलेशन शो कर दो, हर चीज का वर्किंग नोट बना दो।
तो एटलीस्ट एक एक वर्किंग नोट का एक एक नंबर तो हमारा सिक्योर होता हुआ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The accountant of City Club gives the following information about the receipts and payment of the club for the year ended 31st March 18. Receipts, सारी रिसीप्ट्स दे दी, सारे पेमेंट्स दे दिए। प्रमाइसेस, प्रमाइसेस का पेमेंट कहां जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड पे। रेंट, रेट्स, प्रिंटिंग, सन्ड्री एक्सपेंसेस, वेजेस, बार परचेज का पेमेंट, रिपेयर, न्यू कार लेस प्रोसीड, फेयर, ऑनरेरियम, सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 जैसी है। Opening balances of cash and bank, check issued for sundry expenses not presented in bank, entry has been duly made in cash book, same point, कुछ नहीं करना है, नोट डालना है। सब्सक्रिप्शन, प्रमाइसेस, डेप्रीशिएशन, कार डेप्रीशिएशन, बार स्टॉक, सेम क्वेश्चन है विद चेंज्ड फिगर, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, वही रेट ऑफ डेप्रीशिएशन दोनों का अलग से गिवन है। ये एनुअल फ्लोनोरेनियम टू सेक्रेटरी नहीं है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। जो क्वेश्चन हमने करवाए वो कर लिए ना आप लोगों ने? तो मुझे इस ऑनरेरियम का एडजस्टमेंट कोई बताएगा? एक मिनट, कोई नहीं, मैं पूछूंगा, वही बताएगा। ऑनरेरियम का एडजस्टमेंट समझ लो और बताओ कि क्या होगा। ऑनरेरियम का एडजस्टमेंट देख लो, बताओ। बहुत आसान सा है, लेकिन आसान चीजें ही तो नहीं आती हैं कई बार। ऑनरेरियम का एडजस्टमेंट समझ लीजिए, देखिए बताइए क्या करना है ऑनरेरियम के लिए। देख लिया? रेडी ना? तो यस, आप बताएं। क्या बात कर रहे हो यार? वन थाउजेंड एक्सपेंडिचर में डालना है। क्या? कितना? 1000? मुदित, अरे मृदुल यार, अरे क्या भाई, इधर ही इधर ही, बाद में पूछ लेना, मैं ही बता दूंगा, उनसे क्या पूछना है। राखी, क्या करेंगे इसका ऑनरेरियम का एक्सपेंडिचर कितना? 1000? नो, वेरी गुड। क्या? 11,000 बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ओके, हाँ, पेमेंट, ट्वेल्व 12,000 एक्सपेंडिचर में और 1,000 आउटस्टैंडिंग में, बाकी जो बचे हुए हैं वो एग्री कर रहे हैं इससे? यस,
12,000 एक्सपेंडिचर हुआ है और 1,000 आउटस्टैंडिंग हुआ है, इससे इजी एडजस्टमेंट तो शायद कोई है ही नहीं, इसमें तो कुछ था ही नहीं। 12,000 is the annual expenditure and we paid 11, so 1,000 is outstanding. क्वेश्चन, बेटा पूरा 12,000 डाला ना एक्सपेंडिचर में, नेट 1,000 एक्सपेंडिचर हुआ है आपका ऑनरेरियम का। तो खर्चा 1,000 का ही हो रहा है, सुपर। आपकी अकाउंटिंग ऐसी होगी तो मजा आ जाएगा आपके अकाउंट्स में तो। क्वेश्चन नंबर 7, मुझे लग रहा है जितने दिन में अकाउंट्स का एक सिलेबस खत्म करूंगा मैं अकाउंट्स ना भूल जाऊं। ऐसे ऐसे भारी भारी एडजस्टमेंट्स दे रहे हो आप लोग, तो मुझे लग रहा है मैं 21 साल से पढ़ाती हुई अकाउंट्स, आज ऐसा लगने लगा है कि 21 साल से पढ़ाती हुई अकाउंट्स भूल जाऊंगा मैं। अरे जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए, कहीं मेरे को डर लगने लगा मेरी अकाउंट्स गायब ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, कम ऑन। The following information were obtained from the books of Delhi Club as on 31st March 18 and end of the first year of the club. You are required to prepare receipt and payment account, income and expenditure account for the year ended 31st March 18 and balance sheet of 31st March 18. इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना, रिसीट पेमेंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। अभी तो इनकम एक्सपेंडिचर ही बना लें, वही बताइए ये रिसीट पेमेंट कहां से आ गया। डोनेशन रिसीव्ड फॉर द बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रूम, पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहले डोनेशन रिसीव्ड फॉर द बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रूम, बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी के लिए डोनेशन रिसीव हुआ, इनकम एक्सपेंडिचर कहां कहां जाएगा, रिसीट एंड बैलेंस शीट, रिसीप्ट एंड बैलेंस शीट। एंट्रेंस फी, इनकम है 17,000 और रिसीप्ट भी है 17,000, रिसीप्ट 17,000, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम में 17,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 19 और इनकम है 20, तो इनकम में 20, रिसीप्ट में 19 और 1,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट असेट में। लॉकर रेंट 600 रिसीप्ट, 600 इनकम, इनकम में भी 600, रिसीप्ट में भी 600। सन्ड्री इनकम, रिसीप्ट 1060 और इनकम है 1600, रिसीप्ट में 1060, इनकम में 1600 एंड 540 असेट्स में आउटस्टैंडिंग। लैंड पेमेंट किया है 10,000 का, बैलेंस शीट असेट्स। फर्नीचर बैलेंस शीट असेट, एक्चुअल पेमेंट 130, कॉस्ट 146, डेप्रीसिएशन। सैलरीज एक्सपेंसेस हुए हैं 5,000 के, पेमेंट हुआ है 4,800 का, 200 रुपए आउटस्टैंडिंग। मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड 1,000 आउटस्टैंडिंग, रेंट जितना पे किया उतना ही एक्सपेंस। रिफ्रेशमेंट अकाउंट पे किया है 8,000, एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं दिया तो पूरा एक्सपेंस में डाल देंगे। डोनेशन ऑफ 25,000 वर
यूटिलाइज्ड फॉर द परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, ये कहां से आ गया? कौन सा डोनेशन भाई, कहां है? बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रूम दोनों के लिए मिला था, तो हमने 25,000 रुपीज का डोनेशन लाइब्रेरी बुक्स के लिए यूज कर लिया है। क्या करेंगे इसका? एनीवन एल्स? डोनेशन ऑफ 25,000 यूज्ड फॉर लाइब्रेरी बुक्स। और वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। 25,000 डोनेशन फंड में से लेस करके कैपिटल फंड में ऐड करेंगे और 25,000 रुपीज बैलेंस शीट में लाइब्रेरी बुक्स में लिखेंगे और 25,000 पेमेंट में भी लिखेंगे, क्योंकि रिसीट पेमेंट भी बना रहे हैं ना, तो पेमेंट साइड पे भी 25,000 लिखेंगे। In order to keep it safe, 9% government bond of 1,60,000 was purchased. Or depreciation 10% on furniture and library. How many questions are there? 3 तक कर चुके थे, 4, 5, 6, 7, 8 भी? अच्छा, 4, 5, 6, 7 ये चारों क्वेश्चंस कल कंप्लीट। 4 भी हो गया, वेरी गुड। अभी करा क्या? अरे क्या, 3 ही तो है, 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं होगा तुम्हें, क्वेश्चन 8 में वैसे भी करवाता, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। नहीं वो मुझे मालूम है कौन ने क्या बोला। हाँ हाँ, वो लेकर रहे कि बोलना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 8, कम ऑन। रिसीट पेमेंट, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क में डाल लो, कुछ नहीं बताने का। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 5 या 6 जो था। हाँ, अभी सेम क्वेश्चन बोला तो आंसर दोनों का आना चाहिए ना। दो बार आ रहा है क्या? रिफ्रेशमेंट अकाउंट, हाँ ये रिसीट है और नीचे पेमेंट है। रिफ्रेशमेंट की रिसीट है, रिफ्रेशमेंट का पेमेंट है, तो रिफ्रेशमेंट की इनकम कैलकुलेट करके उसे ट्रांसफर करना है। ठीक है, ओके। 8,000 की इनकम हो जाएगी ना, और रिसीट पेमेंट में तो दोनों जाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में 8,000 जाएगा।